Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Dr. Ismail. We are going to discuss chemistry part of Sunday test. Look at question number 69. In the trend of melting point of the elements of third period, there is a sharp decrease observed from silicon to phosphorus. देखिए बेटा, आप अगर थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को देखें तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम है, इसके बाद मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, इसके बाद सिलिकॉन है, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन और फिर आर्गन. दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड. अगर आप इनके मेल्टिंग पॉइंट्स को देख लें तो सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम है मैग्नीशियम के मेल्टिंग पॉइंट के मुकाबले में. दिस इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम. एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट इससे ज़्यादा है और सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इससे भी ज़्यादा है. फास्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो फिर कम है, अचानक कम हो जाता है. सल्फ़र का अगरचे इसके मुकाबले में ज़्यादा है क्योंकि फास्फोरस जो है ये टेट्रा एटॉमिक स्टेट में और सल्फ़र ऑक्टा एटॉमिक स्टेट में पाया जाता है. इफ़ यू लुक एट द melting point of sulfur, it is slightly greater than sodium, but इस फास्फोरस के मुकाबले में भी इसका melting point ज़्यादा होता है. क्लोरीन का melting point कम है और आर्गन का melting point सबसे कम है. So this is the trend in melting point. So you see that there is maximum for silicon and there is minimum melting point for argon. तो जब हम सोडियम से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की तरफ, सिलिकॉन की तरफ जाते हैं, देयर इज इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट बट देयर इज अ सडन डिक्रीज. सो व्हाई दिस सडन डिक्रीज हैपन्स, ये क्यों होता है? तो इसकी वजह ये है कि सिलिकॉन के अंदर अगर आप देखें, ईच सिलिकॉन इज बाउंड टू 4 सिलिकॉन एटम एंड इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर इसको कहते हैं. हर सिलिकॉन के साथ बहुत सारे 4 सिलिकॉन मिले होते हैं एंड इट मेक अ ह्यूज स्ट्रक्चर. इसको हम कोवेलेंट सॉलिड कहते हैं. दिस इज कोवेलेंट सॉलिड एंड द एटम्स ऑफ सिलिकॉन आर बाउंड टुगेदर विद स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड. लेकिन जब हम फास्फोरस की तरफ आते हैं तो इसका जॉइंट स्ट्रक्चर नहीं होता बल्कि इट कंटेन्स मॉलिक्यूल्स. तो इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं. ये एक P4 मॉलिक्यूल है, ये दूसरा P4 मॉलिक्यूल है, तीसरा P4 मॉलिक्यूल, चौथा. तो इन P4 मॉलिक्यूल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होते हैं बल्कि इसमें लंडन फोर्सेस होती हैं. तो आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड while London forces are weak forces. That's why silicon has very high melting point as compared to the phosphorus. और फास्फोरस के मुकाबले में सल्फ़र का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसके एक मालिक्यूल में 8 एटम होते हैं और फास्फोरस के एक मालिक्यूल में 4 एटम होते हैं. तो आपको पता है कि लंडन फोर्सेस जो हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द मालिक्यूल. तो इन दोनों में किसका साइज बड़ा होगा? इस 8 मालिक्यूल का साइज बड़ा होता है P4 से, और Cl2 चूंकि ये मालिक्यूल 2 एटमों से बना है तो इन दोनों के मुकाबले में इसका मेल्टिंग पॉइंट क्यों कम है? बिकॉज इट हैज स्मॉलर साइज एंड स्मॉलर इज द साइज, वीकर आर द लंडन फोर्सेस. आर्गन मोनो एटॉमिक है तो इसका साइज सबसे कम है एंड दैट वाई इट्स हैज वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ये याद रखें कि इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट ट्रेंड है वो भी इसी तरह है कि सिलिकॉन का बॉइलिंग पॉइंट भी एल्यूमिनियम से ज़्यादा होता है. अगरचे आपके बुक में गलत लिखा है लेकिन सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम और सोडियम के मुकाबले में ज़्यादा होता है. सोडियम के मुकाबले में मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि सोडियम के अंदर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल्यूमिनियम में 3. सो ग्रेटर आर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन अ मेटल, so stronger is the metallic bond. So that's why sodium has only 1 electron in the valence shell. It has weak metallic bond as compared to magnesium, and aluminum has 3, so it has high melting point. तो इसमें ऑप्शन नंबर बी को अगर आप देखें
that there is a change in bonding and structure of the two elements. So that's why the change in the melting point is very sharp when we move from silicon towards the phosphorus. So question number 69 में option number B is correct. Question number 70, देखें अगर हम ऑक्सीजन के साथ सोडियम को अगर हम हवा में रखें तो इसे नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा Na2O. अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करना चाहूँ तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसको 4 से, तो इसके ऊपर ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है और सोडियम जो है इसकी जो चमक होती है तो वो ख़त्म हो जाती है. सोडियम टार्निशेस इन एयर, हवा में इसकी चमक ख़त्म हो जाती है. असल में चमक जो है मेटल में वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है. तो जब ये ऑक्साइड बनाता है, द इलेक्ट्रॉन ऑफ द सोडियम दे आर ट्रांसफर टू ऑक्सीजन एंड नाउ सोडियम हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन. तो इस वजह से इसकी जो लस्टर है या चमक है वो ख़त्म हो जाती है. सो इट टार्निशेस इन एयर. लेकिन अगर हम सोडियम को ऑक्सीजन की मौजूदगी में अगर हम हीट करें तो इसके अंदर जो डोमिनेंट प्रोडक्ट बनेगा, ज़्यादा प्रोडक्ट जो बनेगा वो सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड नहीं होगा बल्कि दैट विल बी परऑक्साइड. और परऑक्साइड में आप देखते हैं कि ऑक्सीजन के ज़्यादा एटम सोडियम के साथ अटैच होते हैं. यहाँ पर 2 सोडियम के साथ 1 ऑक्सीजन होता है, यहाँ पर एक इजाफी ऑक्सीजन होता है. तो पर का जो प्रीफिक्स है ये उस वक़्त हम इस्तेमाल करते हैं जब नॉर्मल के मुकाबले में ऑक्सीजन की तादाद जो है वो ज़्यादा हो. और परऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, -2 नहीं होता. जबकि यहाँ पर नॉर्मल ऑक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 होता है. तो 70 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि सोडियम ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विल मेनली प्रोड्यूस परऑक्साइड. अच्छा, इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम. आप अगर सोडियम को एक फ्लेम के ऊपर गर्म करें, फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम है और मैं इसको फ्लेम के ऊपर गर्म करता हूँ, इसको फ्लेम टेस्ट कहते हैं. और आम तौर पर ये जो वायर है जिसके ऊपर हम सोडियम रखते हैं तो ये प्लाटिनम का बना होता है, क्योंकि प्लाटिनम स्टेबल है और इसका अपना फ्लेम नहीं होता. तो सोडियम हम इसके ऊपर रखते हैं और फिर बंसन फ्लेम के ऊपर इसको गर्म करते हैं तो इससे येलो कलर ये इमिट करता है. सोडियम के स्पेक्ट्रम को अगर आप देखें तो इसमें इस तरह 2 लाइंस होते हैं और ये डबलेट कहलाता है, बिकॉज देयर आर 2 लाइंस वेरी क्लोजर टू वन अनदर और दोनों का कलर जो है ये येलो होता है. सो देयर आर 2 येलो लाइन इन द फॉर्म ऑफ ए डबलेट इन द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम. तो ये असल में किस एक्साइटेशन या किस डी एक्साइटेशन की वजह से होती है? तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि सोडियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो 3s1 में होता है. द इलेक्ट्रॉन इज इन द 3s1. लेकिन जब हम इसको फ्लेम के ऊपर हीट करते हैं तो ये जो 3s का इलेक्ट्रॉन है ये 3p में जंप लगा देता है. दिस जंप फ्रॉम 3s टू 3p ऑर्बिटल. 3p ऑर्बिटल इससे ज़रा हाई एनर्जी ऑर्बिटल है और 3s से जब 3p में इलेक्ट्रॉन जंप लगाएगा दिस इज़ कॉल्ड एक्साइटेशन प्रोसेस. लेकिन एक्साइटेशन से कलर नहीं बनता. जब ये इलेक्ट्रॉन वापस 3s में जंप लगाएगा तो जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी तो ये एनर्जी ये इमिट करेगा और इस इमिटेड लाइट का जो कलर होगा सो दैट विल बी yellow. So actually the yellow lines are obtained as a result of the jump of electron from high energy 3p orbital to 3s orbital. तो यहाँ पर जो dd ट्रांजिशन है ये नहीं होता. dd ट्रांजिशन का जो फिनोमेना है वो that take place in the transition element and you know that sodium is not a transition element. So the de-excitation of electron from 3p
subshell to 3s subshell is responsible for the appearance of the yellow lines in the sodium emission spectrum. Question number 73, the carbonate of alkali metal are not affected by heat except, तो ये याद रखें कि सिर्फ लिथियम कार्बोनेट जो है इसको अगर आप हीट दें तो इट इज डीकम्पोज्ड एंड इट फॉर्म लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि सोडियम कार्बोनेट और पोटाशियम कार्बोनेट और रुबिडियम कार्बोनेट ये सारे जो हैं दे आर स्टेबल एंड दे डोंट डिकम्पोज ऑन हीटिंग. व्हाई द लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग? इसकी वजह ये है कि लिथियम का जो चार्ज है, इसका जो साइज है तो ये वेरी स्मॉल, द साइज ऑफ द लिथियम इज वेरी स्मॉल, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है which is the ratio between the charge on an ion and size of the ion. So due to very smaller size the charge density of the lithium ion is very high. तो आप देखें कि greater is the charge density of cation, cation की charge density जितनी ज़्यादा होगी so more will be the covalent character इन द कंपाउंड. तो ऐसे कंपाउंड में कोवेलेंट प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती हैं, ये ज़्यादा आयनिक नहीं होगा. जितना मेटल का साइज बड़ा होगा तो उतना उसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा. सो दिस इज कोवेलेंट. व्हाई द लिथियम कार्बोनेट इज कोवेलेंट? ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ लिथियम, or in other words due to higher charge density of lithium. And you know that covalent compound they are not stable towards heat, they decompose on heating. और चार्ज डेंसिटी जब मेटल की ज़्यादा होगी तो उसमें पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, मतलब ये कार्बोनेट को पोलराइज करेगा. कैसे पोलराइज करेगा? यू नो दैट लिथियम हैज़ वेरी स्मॉलर साइज, इट हैज़ ग्रेटर चार्ज डेंसिटी, और ये जो कार्बोनेट आयन होता है तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह होती है. तो ये क्या करता है कि ये जो लिथियम आयन है ये इस बॉन्ड को तोड़ देता है. तो लिथियम जो है ये अपने साथ इस ऑक्सीजन को बाइंड करेगा. एंड नाउ वी हैव टू लिथियम आयन हियर, सो वन ऑक्सीजन कंबाइंस विद दीज टू लिथियम एंड यू विल गेट लिथियम ऑक्साइड. द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इज ब्रोकन डाउन, and on the other part you are left with carbon dioxide gas, so carbon dioxide is evolved. So this property of the breaking of the carbonate into carbon dioxide and oxygen is called polarization. So 73 में option number A is correct. Due to greater charge density, the compounds of lithium they have covalent character and they decompose on heating. Question number 74. The strongest reducing agent, तो देखें iodide is a very stronger reducing agent as compared to the bromide, chloride and fluoride. वजह क्या है? क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है तो इसके न्यूक्लियस से इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर क्वाइट अवे. फ्लोरीन का साइज कम है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर नियर टू द न्यूक्लियस. तो फ्लोराइड आयन किसी को आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, जबकि आयोडाइड आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है. सो इट इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट. सो व्हेन आयोडाइड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट इट मीन हाइड्रोजन आयोडाइड विल बी a stronger reducing agent as compared to HBr, and HF is the weakest reducing agent. So इसमें option number B is correct. Question number 75. Chlorine on dissociation, on dissolution in water gives a greenish solution, and this solution is called chlorine water, and it is used as antidote against H2S poisoning. तो देखो ये एक क्वेश्चन में आपको मैंने कई इंफॉर्मेशन दी हैं, ये सारी बातें आप याद करें. एक इंफॉर्मेशन ये है कि क्लोरीन डिज़ोल्व इन वाटर. दूसरी इंफॉर्मेशन इसमें ये है कि इसका सलूशन जो है उसका ग्रीनिश कलर होगा. तीसरा इंफॉर्मेशन इसमें यह है कि इस सलूशन का नाम क्लोरीन वाटर है. चौथी बात यह है कि इट इज़ यूज एज
ट्रीटमेंट फॉर द H2S पॉइजनिंग, अगर किसी को H2S की पॉइजनिंग हुई है तो ये उसका इलाज है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट एंड व्हाट। तो इस एक क्वेश्चन में 4-5 इंफॉर्मेशन मैंने शामिल किए हैं, तो सारे क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन के अंदर जो बातें हैं वो याद रखें। तो फ्रॉम दिस यू विल गेट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो H2O जो है ये जब क्लोरीन के साथ कंबाइन होता है तो इससे एक HCl बनता है और एक HOCl। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड दिस वन इज कॉल्ड हाइपोक्लोरस एसिड। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन ओवर हियर इज +1 while the oxidation state of chlorine over here is -1. So this is called hypochlorous, and in this process you see that some of the chlorine atom they are reduced, but some of the chlorine atom are oxidized. So chlorine and chlorine actually combine and they reduce and oxidize one another. So this is a type of disproportionation reaction इसको कहते हैं, कि जब एक ही मॉलिक्यूल के एटम एक दूसरे को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये दोनों बन जाते हैं। और HOCl को अगर आप सनलाइट में रखें तो ये फिर फर्दर डिकम्पोज होकर इससे ऑक्सीजन बनता है। और ये ऑक्सीजन जो है ये अगर आप कपड़े के साथ ये ऑक्सीजन मिलाएं या इसके सोल्यूशन में आप अगर कपड़ा डबोएं तो कपड़े का जो कलर है ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कलर का जो ऑक्साइड होता है ये कलरलेस होता है। सो द सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन इन वाटर कैन बी यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट एंड इट रिमूव्स कलर फ्रॉम द क्लॉथ। क्वेश्चन नंबर 76 में है कि विच स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन बॉन्ड इज करेक्ट। तो देखें, लिपिड डोंट हैव हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ठीक है, क्योंकि लिपिड जो है दे आर फैट्स एंड ऑयल एंड दे आर एक्चुअली एस्टर्स, दे आर ट्राई एस्टर्स। सो एस्टर आल्सो डोंट हैव हाइड्रोजन बॉन्ड। सेलुलोज हैज नो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये गलत है, बिकॉज सेलुलोज हैज OH ग्रुप्स एंड इट कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्ड। स्टार्च हैज OH ग्रुप, इट कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्ड। टर्शरी एमाइन्स फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड per molecule. This is wrong, because in the tertiary amine the nitrogen is attached to 3 alkyl groups, so there is no hydrogen with this nitrogen. इस वजह से टर्शरी एमाइन जो हैं इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइन के अंदर हाइड्रोजन होते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एमाइन, दिस इज सेकेंडरी एमाइन। तो देखो प्राइमरी एमाइन में 2 हाइड्रोजन होते हैं, सो बोथ ऑफ देम कैन मेक हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंडरी एमाइन में नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन है, सो इट विल मेक 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, but the tertiary amine they don't make hydrogen bond. That's why the boiling point of the tertiary amine is lower than secondary and boiling point of secondary amine is lower than primary. तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। 76 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, the element which is diamagnetic। देखो आप ज़रा क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ें और उसको अंडरस्टैंड करें तो एक क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, वो आपका नॉलेज उससे इम्प्रूव होता है। द एलिमेंट विच इज़ डायमैग्नेटिक, इसका मतलब है कि जो जवाब ठीक होगा वो एलिमेंट डायमैग्नेटिक भी है। फॉर्म्स कलरलेस साल्ट, और ये दूसरी इंफॉर्मेशन हो गई कि उसके साल्ट जो हैं वो भी कलरलेस हैं। and shows non-variable oxidation state in the combined state, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेरिएबल नहीं है, मतलब उसका सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो कहता है कि वो कौन सा एलिमेंट है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है, ये जिंक है। जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 4:2 और 3d10 होती है। तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना दे आर पेयर्ड, सो दैट्स व्हाई इट इज डायमैग्नेटिक। और जब हम जिंक से +2 आयन बनाते हैं तो ये 4:0 और 3d10 इसकी कन्फिगुरेशन होती है। जिंक जो है ये ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। कंबाइंड स्टेट में जिंक जो है ये +3
या +4 आयन नहीं बना सकता। सो इट शो नॉन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और चूंकि इसमें d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है तो इसमें dd ट्रांजिशन भी नहीं होगा। एंड इट the salt of the zinc compound are colorless. That's why zinc chloride and zinc sulfate, all these compounds, they are colorless because of the completely filled d orbital. और जिंक जो है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी कम है। अगर आप 3D सीरीज में सारे एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट को देखें तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट जिंक का होता है। वाई? Because it has completely filled d and s orbital, so there is no interatomic bonding in case of zinc. That's why it has lowest melting point. 78. Which one of the following elements show maximum oxidation state? देखिए, क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इतने ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन मैंगनीज जो है ये +2 +4 मैंगानीज +6 मैंगानीज +7, तो ये सब के मुकाबले में अगर आप देखें आयरन +2 आयरन +3 और आयरन +6, टाइटेनियम जो है ये +2 टाइटेनियम +3 टाइटेनियम +4, लेकिन मैंगनीज जो है ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करता है और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो कर रहा है, क्योंकि आयरन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 तक जाता है, क्रोमियम का +6 तक, टाइटेनियम का +4 तक, लेकिन मैंगनीज का +7 तक जा सकता है। तो एक तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट हैं ज़्यादा, और दूसरी बात यह है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी बाकी एलिमेंट के मुकाबले में ज़्यादा होता है। सिर्फ ऑस्मियम जो है, ऑस्मियम जो कि 8B ग्रुप में है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मैक्सिमम वो +8 तक जा सकता है, और उस कंपाउंड का नाम है ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। In this compound, the oxidation state of osmium is +8. So among all the elements, the maximum or highest oxidation state is shown by osmium, and that is 8. लेकिन 8th ग्रुप के एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं तो उनमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा, so that will be +7. 79. What is the IUPAC name of this complex cupric cyanide? There are 4 cyanide. Remember that it has +1 charge, so there are 2 positive charges, and the coordination sphere must have -2 charge on it. अब हमको पता है कि साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। एंड दिस इज एन एनायनिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर या इस कॉम्प्लेक्स आयन पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। तो इस कंपाउंड का जब हम नाम लेते हैं तो पहले हम पॉजिटिव आयन का नाम लिखते हैं और फिर हम लिखेंगे टेट्रा, ये 4 हैं, और साइनाइड चूंकि नेगेटिवली चार्ज है तो इसको हम कहेंगे सयानो, और कॉपर है लेकिन ये चूंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो इसका नाम होगा क्यूप्रेट। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल के आखिर में हम 8 लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आयरन है तो ये फिर रेड होगा, अगर निकल है तो फिर निकलेट होगा, और अगर आर्जेंटम या सिल्वर है तो आर्जेंटेट होगा, और अगर कॉपर है तो फिर क्यूप्रेट होगा। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 2 है। सो ऑप्शन नंबर डी 79 में ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, इन द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज मैक्सिमम फॉर मैंगानीज +2। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होती है 4s0 3d5, तो इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आयरन +3 में भी इसकी भी कन्फिगुरेशन 4s0 3d5 होती है, तो दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5-5 हैं। सो दैट्स वाई आयरन एंड मैंगनीज बोथ दे हैव सेम मैग्नेटिक कैरेक्टर, they have high magnetic character because of having high number of unpaired electron. Question number 81, which one of the following form colorless compound? तो आप ये याद रखें कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं इनके कंपाउंड जो हैं दे आर कलर्ड, लेकिन जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, नॉर्मल एलिमेंट,
तो दे मेक कलरलेस कंपाउंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि कैल्शियम नॉर्मल एलिमेंट है और कैल्शियम के जो कंपाउंड होते हैं सो दे आर कलरलेस। The compounds of the transition element, majority of the compounds of the transition element are colored due to the phenomenon which is called DD transition. Question number 82. Which of the following is not ferromagnetic? तो इसमें D ऑप्शन है, प्लम्बम। प्लम्बम कहते हैं लिड को। तो लिड जो है ये पहले ज़माने में ये लिड जो है ना, इससे पानी के पाइप बनाए जाते थे और जो लोग इन पाइपों का काम करते थे तो उसको प्लम्बर कहते थे, प्लम्बर, क्योंकि प्लम्बम से निकला है और प्लम्बम कहते हैं लिड को। तो ये जो लिड है इट इज़ नॉट फेरोमैग्नेटिक, और बाकी ये तीन एलिमेंट आयरन है, कोबाल्ट है और निकल, दे आर फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस उसको कहते हैं जिससे हम परमानेंट मैग्नेट बना सकते हो। तो परमानेंट मैग्नेट हम इन तीन एलिमेंट से बना सकते हैं। सो दे आर फेरोमैग्नेटिक। 83 आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो अब इस एक क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसमें तकरीबन आपको 8 या 10 पॉइंट जो है ना वो आपको क्लियर हो जाएंगे। एक बात ये है EDTA इज पॉलीडेंटेड, तो आपने ये बात सीख ली कि EDTA जो है पॉलीडेंटेड है। एनायनिक लीगेंड है, तो ये दूसरी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। इट फॉर्म कीलेट कॉम्प्लेक्स। कीलेट कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? जब बाइडेंटेड लीगेंड या पॉलीडेंटेड लीगेंड कोई कॉम्प्लेक्स बनाता हो तो वो साइक्लिक शेप का होता है और ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम कीलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और कीलेट कॉम्प्लेक्सेस हैव हाई स्टेबिलिटी। Ammonia is a neutral ligand and it is monodentate because it donates only one electron pair and it is also acting as a Lewis base. तो ये Lewis base भी है और ये ligand भी है। So you get many information. ये सारी बातें जो मैंने की हैं they are correct. Oxidation state of iron in this complex is, आप देखें ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है HOH3 H2O3, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो एज ए होल इस कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना है? 0 है। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट में मालूम करना चाहता हूं, सो इट इज अननोन, वी से इट इज X। हाइड्रोक्साइड का -1 है, वाटर भी न्यूट्रल है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। तो ये हो जाएगा X - 3 इज इक्वल टू 0, सो X इज इक्वल टू +3। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन ओवर हेयर इज +3 नॉट 0। तो ये गलत है। सी ऑप्शन जो है उसने कहा था कि कौन सा ऑप्शन गलत है, सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। डी ऑप्शन में लिखा है कि पायरोल्यूसाइड MnO2 को मैंगानीज डाइऑक्साइड को कहते हैं। इट इज द ओर ऑफ मैंगनीज, तो ये ठीक है, दिस इज करेक्ट। सी ऑप्शन को आपने टिक करना है। फिर इस कंपाउंड का आपसे नाम पूछा है कि व्हाट इज द नेम, तो यहां से हम नंबरिंग शुरू करेंगे डबल बॉन्ड से और उस तरफ नंबरिंग जाएंगे, उस तरफ पर हम नंबरिंग ले जाएंगे जिस तरफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा नजदीक हो। सो और इथाइल सब्स्टिट्यूएंट चूंकि ई से शुरू होता है और ये यहां पर नजदीक भी है, तो नंबरिंग में अगर इधर से शुरू करूं तो ये 1 2 3 ये 4 पर आ जाता है, और इधर से नंबरिंग शुरू करूं तो सब्स्टिट्यूएंट इज अटैच्ड ऑन 3 नंबर कार्बन। तो दिस इज द करेक्ट सिचुएशन। सो वी गेट 3 ethyl and 5 methyl and cyclohexene is the name of this compound. So option number C is correct. 84 में C ऑप्शन। 85 को आप देखें, ये हमें कंपाउंड गिवन है, इसकी हम नंबरिंग, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7। 3 पर मिथाइल ग्रुप अटैच है और एक 7 पर मिथाइल ग्रुप अटैच है। सो 3 7 डाइमिथाइल और 4 पर ट्रिपल बॉन्ड है और टोटल कार्बन इसमें 9 है, तो ये होगा 4 9 9। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87 में ये है, इसको फार्मूले को मैंने देखें एक्सटेंड किया है। ये है CH3 होल 2 था, तो मैंने इसको इस कार्बन CH के साथ 2 दफ़ा CH3 लगाया है।
फिर CHOH था तो एक तरफ H और एक तरफ मैंने OH लगाया, फिर CH2 था और फिर C के साथ CH3 होल 3 था, तो इसको हमने ओपन किया है. सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2,5,5 trimethyl and 3-hexanol. This is the IUPAC name, so option number A is correct. अच्छा 88 में ये आपसे पूछ रहा है कि ये सिस आइसोमर है या ये ट्रांस आइसोमर है, तो हम नंबरिंग इधर से शुरू कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8. So this is octene. It is actually 3 octene. लेकिन आपको बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये ट्रांस आइसोमर है कि एक इथाइल ऊपर है तो दूसरा इथाइल नीचे है, लेकिन इस तरह नहीं है. अगर यहां पर भी हाइड्रोजन एटम इधर होता तो ये ट्रांस आइसोमर होता, इधर अगर हाइड्रोजन होता. अब तो यहां पर दो मुख्तलिफ ग्रुप अटैच हैं और यहां पर जो दो ग्रुप अटैच हैं ये मुख्तलिफ ग्रुप हैं, तो इस वजह से इसमें जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होगी ऐसे कंपाउंड में, तो फिर इसके लिए आपने ये देखना है कि दोनों जो हेवी ग्रुप हैं, हेवी जो सब्स्टिट्यूएंट हैं, लार्जर सब्स्टिट्यूएंट वो अगर एक साइड पर हों और छोटे सब्स्टिट्यूएंट दूसरे साइड पर हों, आप अगर देखें ये स्मॉलर सब्स्टिट्यूएंट है इसके मुकाबले में और ये भी स्मॉलर है इसके मुकाबले में, तो दोनों हेवी सब्स्टिट्यूएंट ऊपर हैं और दोनों स्मॉलर सब्स्टिट्यूएंट जो है ना वो एक दूसरे साइड पर हैं. सो दिस टाइप ऑफ आइसोमर इज देन कॉल्ड सिस आइसोमर. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 89, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डिस्प्ले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उस कंपाउंड में होगा जिसके साथ कार्बन के साथ जब 4 एटम अटैच हों या 4 ग्रुप उसके साथ अटैच हों और ये चारों ग्रुप जो हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट हों. तो मैंने ऑप्शन लिखा है ये वाला, दिस इज ऑप्शन नंबर बी. इसमें कार्बन के साथ देखो एक साइड पर H अटैच है, दूसरे तरफ पर क्लोरीन, तीसरे तरफ पर मिथाइल और चौथे तरफ पर COH. सो ऑल दीज 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. So this carbon is called chiral carbon or it is called asymmetric carbon. और ऐसा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसका मतलब ये है कि इट विल रोटेट द लाइट. बाकी जितने भी कंपाउंड हैं तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है बिकॉज दे डोंट हैव एसिमेट्रिक कार्बन. अगर कार्बन के साथ 2 आइडेंटिकल एटम अटैच हों या इसने डबल बॉन्ड बनाया हो तो मोस्टली इसमें फिर ये कार्बन जो है ये कायरल नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 90, हाउ मेनी alcohol structure are possible with the formula of C5H11OH. तो ये देखिए अल्कोहल में नंबर ऑफ आइसोमर मालूम करने के लिए ये फार्मूला है 2⁻⁻⁻². ये फार्मूला आप याद रखें. तो देखो हमारे पास है 2 और n क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, कार्बन की तादाद को. सो हाउ मेनी कार्बन एटम आर हेयर 5, तो -2, तो ये 2⁻³ होगा. 2 × 2 × 2, तो इससे 8 जवाब आता है. सो देयर आर 8 पॉसिबल आइसोमर फॉर दिस पेंटानोल. 1 पेंटानोल, 2 पेंटानोल, 3 पेंटानोल, देन मिथाइल ब्यूटानोल, देन सो यू हैव 8 आइसोमर. इसी तरह C5H11 और क्लोरीन ये अल्काइल हैलाइड है, तो अल्काइल हैलाइड के लिए भी हम यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और इसमें भी 8 आइसोमर होंगे. क्वेश्चन नंबर 91, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द रिएक्शन बिटवीन क्लोरीन एंड C2H6. अगेन यू विल गेट मच मोर इंफॉर्मेशन इन दिस क्वेश्चन. इट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये ठीक है. द रिएक्शन विल गिव अ सिंगल प्रोडक्ट, तो ये गलत है बिकॉज यू विल गेट मोनोक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो, ट्राई, टेट्रा, इवन यू विल गेट पेंटा एंड हेक्साक्लोरो. तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन बाकी जो ऑप्शन है ना वो आप सब देखें. द रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स फ्री रेडिकल, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है. दिस इज करेक्ट. द रिएक्शन कैन बी इनिशिएटेड विद ईदर सनलाइट और हीट, तो ये भी ठीक है. ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं. क्वेश्चन नंबर 92, इथेनॉल कैन बी ऑक्सीडाइज्ड स्टेप वाइज.
What is the first stable intermediate product when ethanol is oxidized with a mild oxidizing agent? आप बेटा देखें हमारे पास दो किस्म के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, एक ज़रा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मिसाल है पीसीसी, जिसको हम कहते हैं पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके ये इसको ऑक्सीजन देगा तो इससे वाटर बनेगा एंड दिस इज ऑक्सीडाइज टू एसिटल्डिहाइड। लेकिन नो फर्दर रिएक्शन, नो फर्दर ऑक्सीडेशन विल अकर। इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का फ़ायदा ये है कि ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा इनटू अल्डिहाइड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बट नॉट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर आप K2Cr2O7 H2SO4 का मिक्सचर ले, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या करेगा कि ये इससे एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। और अगर आप इन दोनों को कांटेक्ट में रहने दें तो फिर ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा इनटू एसिडिक एसिड। ये याद रखें कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जो है दैट इज डिफिकल्ट, लेकिन अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन जो है ये पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए आसान है। तो इट विल ऑक्सीडाइज इजीली इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। लेकिन पीसीसी जो है ये अल्डिहाइड को फिर ऑक्सीडाइज होने नहीं देता। सो इट इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो when you are converting alcohol into aldehyde, you will be using mild oxidizing agent, but if you want to convert it into carboxylic acid, then you will have to use a stronger oxidizing agent. तो इसमें 92 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि आपके साथ एसिटल्डिहाइड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 93, हाइड्रोलिसिस, बेस हाइड्रोलिसिस। बेस हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है कि जब आप किसी रिएक्टेंट के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वियस सॉल्यूशन मिलाएं। देखिए बेटा ये मेरे पास फेट है, स्टीयरीन फेट इसको कहते हैं। दिस इज अ ट्राईग्लिसराइड। ये ग्लिसरीन के साथ आप देख रहे हैं ये ग्लिसरीन के मॉलिक्यूल से बना है। कार्बोक्सिलिक एसिड और ग्लिसरीन के मॉलिक्यूल, these are 3 carboxylic acid molecule which join with the glycerol and they convert into stearine fat. So this is called triester of glycerol or it is called triglyceride. तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम जब इसको मिलाते हैं तो what happens कि यहाँ पर आपके साथ ये बॉन्ड टूट जाते हैं। So you will get glycerol and you will get soap. आपके साथ साबुन बनेगा और you will get the stearine fat. So ये जो फार्मूला हमारे पास बना है सोडियम स्टीयरेट इसको कहते हैं। दिस सोडियम स्टीयरेट इज एक्चुअली सोप। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इज नोन एज सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। एक्चुअली these bonds are broken down and you get the fatty acid and you get the glycerol. So the process is called base hydrolysis. इस पार्ट से कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल, लेकिन ये सोडियम के साथ मिलकर सोडियम साल्ट बनाता है। दिस इज कॉल्ड सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड। व्हाट इज सोप? Sodium salt या potassium salt of long fatty acid is known as soap and the formation of soap is called saponification reaction. In this reaction glycerin is formed. ये याद रखें कि जब भी सोप बनेगा saponification reaction में तो उसके साथ ग्लिसरीन जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट बनेगा। तो अक्सर आपसे पर्चे में पूछा जाता है कि what is the byproduct of saponification reaction? So the byproduct of saponification reaction is glycerin. Question number 94. Which one of the following compounds show geometrical isomerism? तो geometrical isomerism जो है इसको आप cis trans isomerism B कहते हैं। ये 2 किस्म के कंपाउंड में पाया जाता है, एक अल्कीन में पाया जाता है और एक ये साइक्लोअल्केन में पाया जाता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है इट इज पॉसिबल इन अल्कीन एंड साइक्लोअल्केन ओनली। ये अल्केन में नहीं पाया जाता, ये अल्काइन में नहीं पाया जाता, अल्कीन और साइक्लोअल्केन में ये पाया जाता है। तो आप ये देखें
ये मेरे पास जो साइक्लोप्रोपेन है, इस साइक्लोप्रोपेन के अंदर अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो साइक्लोप्रोपेन में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं होगा, क्योंकि हर कार्बन के साथ देखें आइडेंटिकल एटम अटैच हैं। उस वक्त ये आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा जब यहाँ पर जो ग्रुप अटैच हों ये मुख्तलिफ ग्रुप अटैच हों। फॉर एग्जांपल यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H अटैच है, और लेट सपोज यहाँ पर भी फॉर एग्जांपल CH3 है और H अटैच है, तो फिर ये जो कंपाउंड है ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर ये दोनों मिथाइल एक साइड पर हैं तो इसका नाम होगा सिस 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। और अगर ये इस तरह होगा फॉर एग्जांपल, या इस तरफ पर बनाएं या इस तरफ पर आप बनाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक CH3 ऊपर है लेकिन ये दूसरा CH3 जो है वो नीचे की तरफ है, तो इस केस में आप देखें हाइड्रोजन ऊपर होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन नीचे होगा, तो इसका नाम होगा ट्रांस 1,2 एंड डाईमिथाइल 1,2 डाईमिथाइल एंड साइक्लोप्रोपेन। सो दिस शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। और अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो इसमें चूंकि दो आइडेंटिकल ग्रुप अटैच हैं और एक कार्बन पर दोनों ग्रुप अटैच हैं, तो एक कार्बन पर दो आइडेंटिकल ग्रुप अटैच होंगे तो इस केस में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा। यहाँ पर दो मुख्तलिफ एटम होने चाहिए और फिर एडजेसेंट कार्बन के साथ भी वही एटम अगर होंगे, तो अगर दोनों एक साइड पर हैं तो ये सिस आइसोमर होगा, और अगर दोनों अपोजिट साइड पर होंगे तो ये ट्रांस आइसोमर होगा। तो 94 में ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन हिग्स 4ene एंड 1 याइन 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये कि देयर आर 6 कार्बन नंबर 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो इस कंपाउंड का नाम है 1 याइन और 4 हेक्सीन, या इसको हम 4 हेक्सीन और 1 याइन भी कह सकते हैं, और वी कैन कॉल इट 4 हेक्सीन एंड 1 याइन, या 1 याइन एंड 4 हेक्सीन हम इसको कह सकते हैं। तो इस कंपाउंड में आप देखें कि डबल बॉन्ड जब सेंटर में हो और ट्रिपल बॉन्ड चेन के एंड पर हो तो फिर हम प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों एंड पर हों, इधर भी डबल बॉन्ड हो इधर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो फिर हम प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देंगे। चूंकि इस केस में डबल बॉन्ड अंदर है चेन में और ये बिल्कुल साइड पर एंड पर कार्बन नंबर 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो फिर इधर से हम नंबरिंग शुरू करेंगे। तो इस कंपाउंड में अगर आप देखें ये असल में CH3 है और इसका स्टीरिक नंबर जो है वो 4 है। इसके साथ कितने एटम अटैच हैं? 1 2 3 एंड दिस वन इज द 4th वन। तो जब कार्बन के साथ 4 एटम अटैच होंगे इट विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। लेकिन इस कार्बन को अगर आप देखें, इसके साथ देखें एक हाइड्रोजन, एक कार्बन और एक कार्बन, तो इसके साथ 3 एटम अटैच हैं, सो इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। लेकिन अगर आप इस कार्बन को या इस कार्बन को देखें तो इसके साथ भी 2 एटम अटैच हैं और इसके साथ भी, इसके साथ देखो ये एक कार्बन अटैच है, एक इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। तो जब कार्बन के साथ सिर्फ 2 एटम अटैच होंगे, इसका स्टीरिक नंबर 2 होगा, तो फिर इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो इन दिस कंपाउंड यू हैव ऑल 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, that is some of the carbon atom are sp hybridized, some are sp2 hybridized and some are sp3 hybridized. Now look at question number 96. देखिए बेटा, अगर बेंजीन के साथ आप कोई ऐसा ग्रुप अटैच करें जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता हो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी तो इस पर एक किस्म का पॉजिटिव इफेक्ट पैदा होगा। तो जब यहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट पैदा होगा तो इसके ऊपर इस पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जब ये हो जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर पैदा होगा। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग ग्रुप आप अटैच करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, सो दिस बेंजीन रिंग बिकम मोर न्यूक्लियोफिलिक। लेकिन चूंकि ये उससे इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है। द बेंजीन रिंग इज नाउ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग इफेक्ट ऑफ SO3। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉनों की डिफिशिएंसी आती है तो इट विल नीड इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रोफिलिक होगा। अब जब ये इलेक्ट्रोफिलिक होगा तो इसके ऊपर फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है ये आसान हो जाता है। देखो आप बेंजीन के साथ डायरेक्ट आप अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करते हैं तो ये इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। वजह ये है कि ये बेंजीन जो है ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, न्यूक्लियोफिलिक है, और ये भी न्यूक्लियोफिलिक है, तो न्यूक्लियोफाइल विल नॉट अटैक ऑन अनदर न्यूक्लियोफाइल। लेकिन जब हम इसके साथ SO3H अटैच करते हैं सो इट बिकम समवट इलेक्ट्रोफिलिक एंड दैट्स व्हाई नाउ द न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली अटैक ऑन द बेंजीन रिंग। तो इससे आप फिनोल जो है बना सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि फिनोल बनाने के लिए हम पहले स्टेप में बेंजीन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अटैच करते हैं, या उसके साथ हम क्लोरीन या फिर उसके साथ सल्फोनिक एसिड ग्रुप अटैच करते हैं। उसके बाद उसके साथ हम न्यूक्लियोफाइल मिलाते हैं और वी गेट द फिनोल। क्वेश्चन नंबर 96 जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप से इट बिकम अ गुड इलेक्ट्रोफाइल। 97 सेलेक्ट द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये बेंजीन के साथ साइनाइड ग्रुप अटैच है। तो आप देखें ना, इस ग्रुप में जो बेंजीन के साथ अटैच है आपने ये डिसाइड करना है कि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। तो आप इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करेंगे। बेंजीन रिंग के साथ जो डायरेक्ट एटम अटैच है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और फिर इसके साथ जो दूर वाला एटम है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो एटम बेंजीन के साथ डायरेक्ट अटैच हो वो अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और उसके साथ वाला जो एटम हो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो फिर ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग जो है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है एंड नाउ इट इज मेटा डायरेक्टिंग। तो ऐसा ग्रुप जो है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। इसी तरह अगर आप नाइट्रो बेंजीन को देखें तो इसमें नाइट्रो ग्रुप के साथ जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अटैच है तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एंड दिस वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा एंड इट विल बी मेटा डायरेक्टर और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑन द अदर हैंड अगर आप बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप अटैच करें तो डायरेक्ट इसके साथ जो एटम अटैच है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये वाला जो है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बेंजीन के साथ जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा दिस विल बी आर्थो पैरा डायरेक्टर और आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इसमें जो सही जवाब है कि मेटा डायरेक्टिंग और डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा होगा, तो ये जब उसके साथ साइनाइड ग्रुप अटैच हो। क्वेश्चन नंबर 98 कंपेयर टू बेंजीन नाइट्रेशन ऑफ टॉलुइन। ये जो है टॉलुइन में देखें मिथाइल ग्रुप अटैच है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, तो इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग। इस वजह से टॉलुइन जो है इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के मुकाबले में ज़्यादा होगी। वाई? बिकॉज इट इज़ रिच इन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ दिस। So compared to benzene, nitration of toluene will take place at a faster rate. ये ज़्यादा आसानी से होगा। Why? Because CH3 is electron donating group. इसी तरह अगर बेंजीन के साथ OH ग्रुप अटैच हो वो भी बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 99 अल्काइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी होती है तो आयोडाइड आर मोर रिएक्टिव देन ब्रोमाइड, ब्रोमाइड आर मोर रिएक्टिव देन क्लोराइड देन फ्लोराइड। वाई? बिकॉज दिस बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड
ये वीक बॉन्ड है, तो इस वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट 100। इन दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है CH3 CH2 CH2Br, इसके साथ अगर हम अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेगा। दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक एक्वियस होता है, अगर एक्वियस होगा तो सिंपली Br जो है रिमूव होगा, OH इधर अटैच करेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो व्हाट विल हैपन, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से हेलोजन, तो आपके पास बनेगा यू विल गेट दी प्रोपीन, आपके साथ बनेगा प्रोपीन। और इस प्रोपीन के साथ अगर आप फिर वाटर मिलाएं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो इससे प्रोडक्ट D बनेगा। तो ये कहता है कि प्रोडक्ट D जो बनता है वो आप आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सा प्रोडक्ट होगा। तो देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, एंड वी हैव अनसिमेट्रिकल अल्कीन, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है। तो मार्कानिकॉफ रूल में हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव एटम ऑफ द एडेंडम या एडिंग मॉलिक्यूल वो उस कार्बन के साथ मिलेगा जिसके साथ हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा हो। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 है, तो ये H इसके साथ अटैक करेगा, इसके साथ मिलेगा, और OH जो है वो इसके साथ मिलेगा। सो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। सो दिस इज 2 प्रोपेनॉल, या इसको हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आप जब पेपर सॉल्व करते हैं बेटा, इसमें कोई मुश्किल नहीं होता, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके होते हैं। अक्सर स्टूडेंट जो हैं बस सिर्फ वो टेम्पर लूज़ करते हैं, तो टेम्पर लूज़ ना करें, आप अपने आप पर कॉन्फिडेंट हो, बहुत सोच समझ से आप हर एक चीज़ को देखें। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, सिर्फ आपके सोचने की ज़रूरत है। तो डरने से और टेम्पर लूज़ करने से अपने आप को आपने बचाना है। बहुत तसल्ली से आप पेपर करें, इंशाल्लाह आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। तो देखो न्यूक्लियोफाइल के साथ नेगेटिव चार्ज होता है, तो दिस इज न्यूक्लियोफाइल, OH इज न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल के साथ अगर लोन पेयर हो, उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज ना हो, फिर भी ये न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। न्यूक्लियोफाइल को हम कैसे पहचानेंगे, वो चीज़ जिस पर नेगेटिव चार्ज, देखो न्यूक्लियो नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल। तो जब पॉजिटिवली चार्ज होगा दैट विल बी इलेक्ट्रोफिलिक, या अगर किसी स्पीशी के साथ लोन पेयर हो तो दैट विल वर्क एज न्यूक्लियोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी को कहते हैं। तो BF3 जो है इट इज़ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, so it will work as electrophile। इसका मतलब है कि it is not nucleophile। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 102, which one of the following CH bond। तो देखो टर्शरी अल्काइल हैलाइड अगर आप लें, या टर्शरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगा, फॉर एग्जांपल दिस वन हाइड्रोजन, ये प्राइमरी कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, एंड दिस हाइड्रोजन इज अटैच टू द टर्शरी कार्बन। तो अगर आप इस हाइड्रोजन को इससे हटाते हैं, सो यू विल गेट टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल बनेगा। और ये हाइड्रोजन, चूंकि टर्शरी रेडिकल जो है हमने पहले भी पढ़ा था कि टर्शरी कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल, सिमिलरली टर्शरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। तो जिस बॉन्ड ब्रेकिंग के नतीजे में आपके पास स्टेबल आयन बनता है या स्टेबल फ्री रेडिकल बनता है, तो ऐसे स्टेप के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो वो कम होगी, इट विल रिक्वायर लो एनर्जी। लेकिन अगर आप प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन हटाते हैं तो उससे जो बनने वाला फ्री रेडिकल होगा दैट विल बी लेस स्टेबल। सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लेस स्टेबल प्रोडक्ट यू विल नीड हाई एनर्जी। तो इसमें टर्शरी जो कार्बन है, टर्शरी हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड को तोड़ना जो है दैट विल बी ईजियर एंड इट विल रिक्वायर लोअर एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 103,
द नाइट्रेशन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो असल में नाइट्रोनियम आयन होता है, NO2। क्वेश्चन नंबर 104, Grignard reagent. Why the Grignard reagent is very much helpful and very important? उसकी वजह ये है कि इसमें जो मैग्नीशियम है इस पर प्लस चार्ज और कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, so this covalent bond is highly polar bond, so the reactivity of the Grignard reagent depends upon this bond, the bond between carbon and magnesium. So it is more reactive because of the polarity of the carbon magnesium bond. So option number C is correct. 105. Which one of the following class of amine has lowest boiling point? तो ये मैंने आपको बताया था कि टर्शरी एमाइन जो है ना उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हैं, बिकॉज द नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू 3 अल्काइल ग्रुप, तो इस वजह से इसको इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। क्वेश्चन नंबर 106, द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद अमोनिया। ये देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास है मीथाइल ब्रोमाइड, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर नेगेटिव, मैं इसके साथ अमोनिया मिलाता हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस पर अटैक करते हैं, तो व्हाट विल हैपन दैट यू विल गेट CH3NH3 और प्लस ब्रोमाइड नेगेटिव, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। जब इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा तो क्योंकि नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये ब्रोमाइड इस H पॉजिटिव पर अटैक करेगा, सो यू विल गेट HBr एंड यू आर लेफ्ट विद मिथाइल अमीन। इसी तरह इसके साथ दोबारा फिर अमोनिया दूसरा अल्काइल हैलाइड जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो एक हाइड्रोजन इससे रिमूव होगा, दूसरा मिथाइल ग्रुप इसमें एंटर होगा, फिर तीसरा, तो इसकी अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया, इस रिएक्शन को कहते हैं अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। पहले स्टेप में अमोनिया के साथ एक अल्काइल हैलाइड मिलकर इससे एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप, सो वी विल गेट प्राइमरी अमीन। फिर इसके साथ दूसरा अल्काइल हैलाइड मिलेगा, सो यू विल गेट सेकेंडरी अमीन। फिर इसके साथ तीसरा, तो इसी तरह इसकी अमीनेशन होगी फर्दर, फाइनली आपके साथ क्वाटर्नरी साल्ट बनेगा, तो इस रिएक्शन को हाफ मैन रिएक्शन कहा जाता है। द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज हाफ मैन रिएक्शन, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 107, the alkaline hydrolysis of bromoethane give alcohol as a product। तो देखो ये अल्काइल हैलाइड से तब अल्कोहल बनता है जब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में व्हाट वी डू, वी विल बी यूजिंग अल्कालाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस अ लिटिल हीट, लेकिन एक्वियस सोल्यूशन आपने इस्तेमाल करना है, यू डोंट यूज़ अल्कोहलिक, क्योंकि अल्कोहलिक में फिर आपके साथ एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। 108, अरेंज द फॉलोइंग अल्कोहल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें ए जवाब ठीक है, उसकी वजह यह है कि प्राइमरी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सेकेंडरी से ज़्यादा होता है और सेकेंडरी का टर्शरी से ज़्यादा होता है। 109, रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल फिनोल ऑफ वाटर। ये कई दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं, सो दे आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू द फिनोल। फिनोल इज़ मोर एसिडिक दैन वाटर, वाटर इज़ मोर एसिडिक दैन अल्कोहल, अल्कोहल इज़ मोर एसिडिक दैन अल्काइन्स। क्वेश्चन नंबर 110, द कॉमन नेम ऑफ C6H5OH। तो ये असल में फ़िनोल है और फ़िनोल का दूसरा नाम जो है कार्बोलिक एसिड होता है। असल में कार्बोलिक एसिड जो है इसमें 5% वाटर भी होता है और 95% इसमें फ़िनोल होता है, लेकिन अगर इसके साथ पानी ना भी हो तो इसको भी कॉमन नेम जो है हम कार्बोलिक एसिड इसको दे सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं। सो द अदर नेम ऑफ फ़िनोल इज़ कार्बोलिक एसिड। Question number 111,
ये पिछले साल जो है ना पर्चे में आया था, इनडिकेट के पेपर में ये क्वेश्चन आया था पहले, लेकिन इसका कोई भी जवाब जो था वो ठीक नहीं दिया था उन्होंने, सारे ऑप्शन गलत दिए गए थे। तो आप ज़रा समझें, ये अल्डिहाइड है हमारे पास, इसमें कितने कार्बन है 1 2 और 3, लेकिन कॉमन सिस्टम में जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, इधर से हम नंबरिंग शुरू नहीं करते हैं, इसके साथ वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं एंड दिस इज बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पर मिथाइल ग्रुप अटैच है और बीटा पर क्लोरीन अटैच है, सो द नेम इज बीटा क्लोरो एंड अल्फा मिथाइल। और 3 कार्बन वाले अल्डिहाइड का कॉमन नेम जो है प्रोपियन अल्डिहाइड होता है। सो द करेक्ट नेम इज दिस वन, बीटा क्लोरो एंड अल्फा मिथाइल प्रोपियन अल्डिहाइड, बी जवाब। 112 ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ फार्मिक एसिड। तो ये हमारे पास कैल्शियम फार्मेट है, कैल्शियम फार्मेट हमारे पास एक साल्ट है, HC डबल बॉन्ड OO नेगेटिव एंड HC डबल बॉन्ड OO नेगेटिव, इसका कैल्शियम साल्ट हमने लिया है। ये फेडरल बुक में है, आपके बुक में नहीं है, लेकिन फेडरल बुक में है और अक्सर क्वेश्चन जो है ना वो फेडरल बुक से आते हैं, तो इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया है कि अगर आप कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फार्मेट का मिक्सचर मिलाएं और इसको हीट करें तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ड्राई डिस्टिलेशन। तो इस प्रोसेस में आपके साथ इससे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, एक कैल्शियम कार्बोनेट इससे बनेगा, यू विल गेट 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो CH3C डबल बॉन्ड O है, तो इसके साथ ये हाइड्रोजन मिलाएं तो इसे एसिटल्डिहाइड बनेगा। और यहाँ पर ये जो HCO है, इसके साथ आप CH3 मिलाएं तो एक एसिटल्डिहाइड इससे बनेगा, एक एसिटल्डिहाइड इससे बनेगा। सो द फाइनल प्रोडक्ट विल बी द एसिटल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। Question number 113. Which reagent is used to distinguish between aldehyde and ketone? तो इसमें ये जो शिफ्ट रिएजेंट है, ये अल्डिहाइड के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो ये आपको रेड कलर देता है, एंड दिस रिएजेंट विल नॉट रिएक्ट विद कीटोन्स, ये कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करता। Question number 114. Which one of the following reagent is used to separate and purify carbonyl and non-carbonyl compound? तो देखो ये मेरे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है और दिस वन इज अल्कोहल, सो दिस इज नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड। इसके साथ मैं सोडियम बाइसल्फाइड मिलाता हूँ और इसके साथ भी सोडियम बाइसल्फाइड मिलाता हूँ, तो यहाँ पर नो रिएक्शन, इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन इसके साथ सोडियम बाइसल्फाइड रिएक्ट करता है, अल्डिहाइड और कीटोन के साथ ये रिएक्ट करता है। सो यू गेट दिस प्रोडक्ट, दिस OH, और यहाँ पर हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा SO3Na। दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म, दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड एंड अल्डिहाइड और कीटोन। तो ये सॉलिड कंपाउंड है, जबकि आप देखें अल्कोहल जो है वो लिक्विड है। तो मेरे पास मिक्सचर में एक कीटोन था और एक अल्कोहल था और दोनों लिक्विड फॉर्म में थे, तो हम इन दोनों को आसानी से जुदा नहीं कर सकते हैं, तो हम इसके साथ सोडियम बाइसल्फाइड मिलाते हैं। तो सोडियम बाइसल्फाइड विल रिएक्ट विद द अल्डिहाइड एंड कीटोन एंड इट विल कन्वर्ट इट इनटू सॉलिड स्टेट। फिर सॉलिड और लिक्विड को हम फिल्टरेशन से जुदा कर लेते हैं और जब इसके साथ हम दोबारा पानी मिलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो SO2 होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर, एंड यू विल गेट एसीटोन बैक, आपको वापस एसीटोन मिल जाएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है कि पहले हम अल्डिहाइड और कीटोन के साथ सोडियम बाइसल्फाइड मिलाकर उसको सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, फिर दूसरे लिक्विड से जो उसमें इम्प्योरिटी होती है तो उसको हम बाई फिल्टरेशन जुदा करते हैं, फिर वापस इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वापस हमें वही कीटोन मिल जाता है जिससे कि सोडियम बाइसल्फाइड का साल्ट बना होता है। So this is a good method for the purification of aldehyde and ketone
ये भी पिछले साल पेपर में ये क्वेश्चन आया था, तो इस वजह से ये जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है और ये आपके बुक में ये मौजूद है। वहाँ पर थोड़ा सा आपके बुक को, अगर अपने बुक को आप गौर से पढ़ें तो इसमें ये सारी बातें मौजूद होती हैं, लेकिन स्टूडेंट जो हैं वो बुक को गौर से देखते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 115, विच कंपाउंड विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आप याद रखें कि ऐसा अल्कोहल जिसमें बीटा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हों तो वो आयोडोफॉर्म बना सकता है, या ऐसा अल्डिहाइड और ऐसा कीटोन जिसमें अल्फा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हों तो वो भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, आयोडोफॉर्म बना सकेगा। हर अल्डिहाइड, हर कीटोन और हर अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देता। आप इस अल्कोहल को देखें, इथाइल अल्कोहल को, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन एंड दिस इज कॉल्ड बीटा कार्बन। तो देखो बीटा कार्बन के साथ यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अटैच हैं तो ये आयोडोफॉर्म बना सकता है। अगर आपके साथ प्रोपेनोल हो, दिस इज प्रोपनोल, तो ये अल्फा कार्बन है, दिस इज बीटा कार्बन। तो देखो बीटा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन नहीं है, देयर आर ओनली 2 हाइड्रोजन, तो ये आयोडोफॉर्म नहीं बनाएगा। इसी तरह ये मेरे पास कीटोन है, सो दिस कीटोन में ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन। तो देखो अल्फा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो ये आयोडोफॉर्म बना सकता है। इसी तरह ये जो एसिटल्डिहाइड है ये अल्फा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो ये आयोडोफॉर्म बना सकता है। आप 3 पेंटानोन को ज़रा देखें, 3 पेंटानोन, ये 3 पेंटानोन है। सो दिस इज CH3, CH3, यहाँ पर CH2, this is CH2, this is called alpha carbon, this is called beta, this is alpha, this is beta। तो यहाँ पर देखें अल्फा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, यहाँ पर भी अल्फा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। बीटा कार्बन जो है अल्फा कार्बन के साथ आपने देखना है अल्डिहाइड और कीटोन में कि इसके साथ 3 हाइड्रोजन हैं या नहीं हैं, तो इधर नहीं है, इस वजह से ये जो है आयोडोफॉर्म नहीं बना सकता। और ये अक्सर पेपर में आता है कि कौन सा कंपाउंड जो है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन सा कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 116 में जो केमिकल इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अल्डिहाइड वो सिल्वर को रिड्यूस कर रहा है, बिकॉज अल्डिहाइड आर रिड्यूसिंग एजेंट। तो सिल्वर जो है ये +1 से 0 स्टेट में चला गया है। इस टेस्ट को टालन टेस्ट भी कहते हैं और इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। सो द नेम ऑफ दिस टेस्ट इज सिल्वर मिरर टेस्ट। दिस इज स्पेसिफिक फॉर अल्डिहाइड। कीटोन जो हैं वो ये टेस्ट नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, अगर आप नाइट्राइल को लें और इसकी आप हाइड्रोलाइसिस करें, इफ़ यू हाइड्रोलाइज इट, तो इसके साथ पानी के 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड यू गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। सो नाइट्राइल ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में ये रिएक्शन मौजूद है, आप इसको कर सकते हैं। ईथेन नाइट्राइल, ईथेन नाइट्राइल का फार्मूला होता है ये, इसमें 2 कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, दिस इज कॉल्ड ईथेन नाइट्राइल। इसके साथ हम ग्रिग्नाइट रिएजेंट अगर मिलाएं तो ये अल्काइल ग्रुप जो है ये नेगेटिव है और दिस कार्बन इज पॉजिटिव, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा। तो कार्बन के साथ देखें CH3 और CH3 और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड रह जाएगा, तो यहाँ पर वी विल गेट अ नेगेटिव चार्ज, जैसे CH3 एंड CH3, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। फिर इसके अगर आप ये देखो प्लस चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इसके साथ अगर आप वाटर मिलाते हैं तो वाटर में हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव। सो दिस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन विल कंबाइन विद द कार्बन एटम, सो यू विल गेट एसीटोन और यहाँ पर आपके साथ अमोनिया बनता है।
So the final product is a ketone, and in this process, in this particular reaction, you will get propanone, and the other name of propanone is acetone. So you will get acetone in this process. Question number next जो है 119, नाइलॉन 6,6, तो इसमें हम हेक्सा methyline diamine. The name of this compound is hexamethylene diamine. इसके साथ हम हेक्सेन डाइओइक एसिड मिलाएंगे, हेक्सेन डाइओइक एसिड। तो यहाँ पर यहाँ से H और यहाँ से OH निकलेगा, वाटर इससे बनेगा, और ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ ये मिलकर एमाइड लिंकेज बना देता है। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एमाइड बॉन्ड। तो इसी तरह बहुत सारे हेक्सामेथाइलिन डाइअमीन और एडिपिक एसिड के मॉलिक्यूल मिलेंगे और इससे पानी बनेगा, एंड फाइनली यू विल गेट अ पॉलीमर which is called nylon. Nylon is used for making fiber or for clothes. तो नायलॉन इसको 6,6 इस वजह से कहते हैं, ये जिस कंपाउंड से बना है इस एमाइन में अगर आप देखें तो ये भी हेक्सामेथाइलिन डाइअमाइन है। यहाँ पर 6 कार्बन है और 2 नाइट्रोजन। देयर आर 6 कार्बन इन द हेक्सामेथाइलिन डाइअमाइन, और जो एडिपिक एसिड है तो इसमें भी 6 कार्बन होते हैं। So इस वजह से this is called 6 and 6 because both the monomer, this monomer and this monomer both contain 6 carbon, so it is called nylon 6,6। और ये नायलॉन जो है ये एक मशहूर पॉलीमर है, और नाई जो है ये स्टैंड फॉर न्यूयॉर्क और लोन स्टैंड फॉर लंदन। तो इसमें लंदन और न्यूयॉर्क में इसके बड़े बड़े कारखाने मौजूद हैं, इस वजह से इसको नाम दिया गया है नायलॉन का। और ये पहली दफ़ा जिस साइंटिस्ट ने नायलॉन बनाया था तो उसका नाम है केरोथर। बाज़ औक़ात आपसे पूछता है कि हु इन्वेंटेड नायलॉन, सो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज केरोथर। क्वेश्चन नंबर 120, तो 119 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एडिपिक एसिड। व्हाट इज एडिपिक एसिड? इट इज हेक्सेन डाइओइक एसिड। 120, द ऑर्गेनिक एसिड दैट डज नॉट हैव कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ये जो हमारे पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल है, 1 2 3 4 5 6, एक नाइट्रो ग्रुप 2 पर है, एक 6 पर है, एक 4 पर, इसको पिक्रिक एसिड कहते हैं। So this is a stronger acid. Why it is stronger? Due to the 3 electron withdrawing groups, and it is as much stronger acid as hydrochloric acid or nitric acid. So although this compound, organic compound, does not have carboxyl functional group, but still it is called acid. तो बाकी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ब्यूटारिक एसिड हुआ, फार्मिक एसिड हुआ, so they are acid and they contain carboxyl group, but this acid does not have carboxyl group. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में आपसे पूछा जाता है, या फिर आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है जिस तरह क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया है। विच स्टेटमेंट अबाउट द एंजाइम इज ट्रू। तो ये मैंने आपको अभी बताया था कि हर क्वेश्चन में आप बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन देखें तो आपको कई बातों का पता लग जाएगा। एंजाइम एक्सेलरेट द रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ये ठीक है। एंजाइम आर प्रोटीन हुज 3 डायमेंशनल फॉर्म इज की टू देयर फंक्शन। इनका 3 डायमेंशनल शेप बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनके एंजाइमेटिक रिएक्शन में, एंड दे आर प्रोटीन। ये देखें हर ऑप्शन में आपको नॉलेज मिल रहा है। एंजाइम डोंट आल्टर द ओवरऑल चेंज इन द फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। फ्री एनर्जी, या जिसको हम गिब्स एनर्जी कहते हैं, या एंथैल्पी चेंज, तो डेल्टा एच और गिब एनर्जी चेंज में कोई फ़र्क नहीं आता। एंजाइम डालने से या कैटलिस्ट डालने से डेल्टा एच वैल्यू या गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज़ नॉट चेंज। और आखिर में लिखा है ऑल ऑफ दिस, तो ये सारी बातें
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 123, आप अगर एल्यूमिनियम देखें तो शुरू में जब आप इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है। उसकी वजह यह है कि एल्यूमिनियम जो है ना, ये रिएक्टिव मेटल है, ये हवा से ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीडाइज हो जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो इसके सरफेस के ऊपर एक कोट बन जाता है, एक लेयर बन जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये नॉन पोरस होता है, इसके अंदर होल्स नहीं होते, सुराख नहीं होते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम के साथ चूंकि कांटेक्ट इसका नहीं होगा तो ये रिएक्शन स्लो होगा, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली जब ये ऑक्साइड लेयर आहिस्ता आहिस्ता डिजॉल्व होगा तो एल्यूमिनियम जो है वो बाहर आ जाता है और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो उसके साथ कांटेक्ट कर लेता है और रिएक्शन फिर स्पीड अप होता है। तो शुरू में रिएक्शन स्लो होगा, बाद में तेज होगा। व्हाई द रिएक्शन इज स्लो? फर्स्ट, बिकॉज ऑफ द ऑक्साइड लेयर। क्वेश्चन नंबर 124, ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप देखें इस ऑक्सीजन के साथ एक ये एटम हाइड्रोजन का एटम अटैच है, ये कार्बन का एटम, तो इसके साथ दो एटम अटैच हैं और ऑक्सीजन के साथ दो लोन पेयर भी हैं। तो स्टीरिक नंबर जो है इस ऑक्सीजन का क्या है? 2 + 2 = 4, सो इट इज sp3 हाइब्रिडाइज। इस ऑक्सीजन को देखें, इसके साथ एक कार्बन अटैच है और इसके साथ दो लोन पेयर हैं, तो इसका स्टीरिक नंबर, इस ऑक्सीजन का स्टीरिक नंबर जो है दैट विल बी 1 + 2 = 3, सो द oxygen of the carbonyl group of carboxylic acid as well as aldehyde and ketone is sp2 hybridized. Question number 124 में option C is correct. Question number 125 and this one is the last question कि अगर आप ईथर के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड मिलाते हैं तो देखो ये ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो इससे ऑक्सोनियम साल्ट बन जाता है, द ईथर मेक ऑक्सोनियम साल्ट। लेकिन आयोडाइड जो है दिस इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, तो ये रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप नहीं होगा, बल्कि ये जो आयोडाइड है ये इस पर अटैक करेगा, इस अल्काइल ग्रुप पर, और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पर आपके साथ इथाइल अल्कोहल बन जाएगा एंड यू विल गेट इथाइल आयोडाइड। So in this process both the products are formed, ethyl iodide as well as ethyl alcohol. तो 125 में option number C correct है। And this is the end of this discussion. Thank you very much and I hope that you will get good marks in your NMDK test. Be hopeful and work hard. Inshallah you all will succeed. हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें।